हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसमें आपका चैप्टर का शीर्षक है मुगल साम्राज्य। ठीक है, इसके पहले हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया है और फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ये सब सारे आपके जो चैप्टर थे सबको हमने कंप्लीट किया है। और आपका चैप्टर 3 का क्या था, काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। इसके कारण हम क्या किए थे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो अगर आप क्या किए हैं, जो पिछले चैप्टर्स हैं अगर आप उसको नहीं पढ़े हो, आप पहले उसको पढ़ लो अच्छे से, फिर उसके बाद क्या करो, आप 4th चैप्टर को देखो। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, जब भी चैप्टर आप पढ़ते हो स्टार्टिंग से आप पढ़ो तो जो चीज़ें आगे बढ़ते जाती हैं तो उसमें आपको समझने में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, इसलिए आप पिछले चैप्टर को अगर आप पढ़े नहीं हो तो पहले आप इसको रीड कर लो, पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, 4th चैप्टर को पढ़ो। तो आइए हम आज स्टार्ट करेंगे। क्या है आपका ये 4th चैप्टर, जिसमें क्या है, ये आपका नाम शीर्षक क्या है, मुगल साम्राज्य। ठीक, मुगल साम्राज्य है, तो आपका ये 4th चैप्टर है। ठीक है, तो हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है, देखो इसमें बताया गया है कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए क्या होता था, जो भारतीय उपमहाद्वीप क्या था, बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको भी हम क्या किए, पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। तो उस मतलब उपमहाद्वीप में क्या होता था, मध्यकाल के समय में जो बड़ा क्षेत्र था, जहाँ पर लोगों की जो संस्कृति होती थी अलग अलग होती थी, एक समान तो नहीं थी, संस्कृतियाँ क्या होती थी, अलग अलग होती थी। उसके कारण क्या होता था, शासन कर पाना अत्यंत कठिन होता था। ठीक है, और उसमें बताया गया है कि मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया, और जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जाना पड़ता था। और उसके बाद क्या बताया गया, देखो इसमें 16वीं सदी के उत्तरार्ध में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया है। कहाँ से इन्होंने शुरू किया है, तो दिल्ली और आगरा से अपना राज्य का विस्तार शुरू किया है। इसमें क्या बताया गया है, देखो 16वीं सदी के उत्तरार्ध, इसका मतलब क्या है, यानी आपका 1526। ठीक, 1526 यानी क्या था, बाबर का युद्ध का समय था ये। ठीक है, इस समय क्या हुआ था, बाबर का युद्ध हुआ था। पानीपत का क्या था, ये प्रथम युद्ध था। ठीक, अब बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था, इसमें हराया था। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। और ये चैप्टर 4 आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मुगल साम्राज्य के बारे में है, और ये एग्ज़ाम में आपका पूछा ही जाता है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, उसमें आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है, मुगल से रिलेटेड जो भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया आपका, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का ये क्या था, फर्स्ट युद्ध था। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया, देखो इन्होंने क्या किया, दिल्ली और आगरा पे अपना राज्य का विस्तार शुरू किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो इसमें, और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त किया। यानी धीरे धीरे क्या किए हैं वो, अपना 17वीं शताब्दी तक लगभग क्या किए, पूरा संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार यानी अपना नियंत्रण क्या किए, स्थापित कर लिए। पहले क्या होता था, इनका नियंत्रण एक भीतरी इलाका में था, एक छोटे से क्षेत्र में था। उसके बाद है ना, बड़े बड़े जो बाहरी द्वीप थी वहाँ पे किए। उसके बाद अब क्या किए ये लोग, बड़े महाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। उसके बाद बताया गया इसमें, उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यानी उनका जो राज्य का पतन हुआ उनके बाद भी क्या हुआ, उनके जो विचार संबंधी जो शासन थे वो टिके रहे। यहाँ एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले जो शासक रहे हैं अपने को अछूता न रख सकें। ठीक है, आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जो अभी आपका स्वतंत्रता दिवस पर क्या करते हैं, मुगल शासकों के जो निवास स्थान होता है, लाल किला है ना, तो वहाँ से क्या करते हैं, प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आप देखना 15 अगस्त को अभी भी आपका हुआ है ना, अभी आपका सितंबर चल रहा है, 15 अगस्त में क्या किए थे मोदी जी, वहीं पर लाल किला से क्या करते हैं, सभी को संबोधित करते हैं। ठीक है, हर 15 अगस्त को। ये क्या है आपका, दिल्ली का लाल किला है। ये मुगल शासकों का क्या था, ये निवास स्थान था। यहाँ पे क्या करते थे, वो लोग रहा करते थे। ठीक है, आप ये देख सकते हो, क्या है ये, दिल्ली का लाल किला है। और इसमें आप ध्यान देंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लाल किला किसने बनवाया था, तो इसमें शाहजहाँ ने,
ठीक। और लाल बहादुर शाहजहाँ ने, उसके बाद क्या है, जो ये आपका लाल किला है जो बना है, ये कैसे बना है, किस चीज़ से बना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। आप देख सकते हो, आप जाके वहाँ पे सामने देखेंगे तो क्या है, आपका रेड कलर से है बना है ये, यानी लाल बलुआ पत्थर इसमें क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। इस चीज़ को इसमें आप ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो मुग़ल लोग थे, ये मुग़ल लोग कौन थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मुग़ल लोग जो थे कौन थे, इसमें बताया गया है मुग़ल दो महान शासक वंशज के थे, ठीक है। मुग़ल क्या थे, दो महान शासक वंशज के थे। फर्स्ट क्या है इसमें आपका, इनकी माता क्या थी, चंगेज़ खान की तरफ से, ठीक। इनकी माता क्या थी, चंगेज़ खान की तरफ से थी। और इनके पिता क्या थे, है ना, इनकी माता क्या थी, पहले हम एक एक करके देखेंगे, है ना, अगर आप एक साथ देखेंगे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इनके पिता क्या थे, ईरान और इराक के थे, ठीक है, जो कि भी अभी वर्तमान में आपका क्या है, तुर्की है, ठीक। तो इसमें अब क्या बताया गया आपका, मुग़ल दो महान शासक वंशज के थे। फर्स्ट क्या है, इनकी माता क्या है, चंगेज़ खान के वंशज की थी, ठीक। और उसके बाद क्या है, हम पिता को भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो पिता की ओर कौन था, तो ईरान और क्या थे, इराक, ईरान इराक, ठीक है। और ये आपका वर्तमान में क्या है, तुर्की है, ठीक है। वर्तमान में क्या है, तुर्की के शासन क्या है, तैमूर है, ठीक है। जिसकी मृत्यु बताई गई इसमें 1404 में हुई है, ठीक है। तो वही बताया गया इसमें, मुग़ल दो महान शासक वंशज के थे और इनकी माता की ओर से क्या थे, मंगोल यानी शासक चंगेज़ खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर क्या करते थे, राज करते थे। वहाँ के क्या थे, ये उत्तराधिकारी थे। और उसके बाद बताया गया इसमें, पिता की ओर से ईरान इराक व वर्तमान तुर्की, जो भी पढ़े हैं हम, ठीक है। और जिसकी मृत्यु क्या हुई है, 1404 में हुई है, ठीक। और ये चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई है, तो आप ध्यान देना, चंगेज़ खान की मृत्यु 1227 में हुई है, ये डेट को आप याद रखना। उसके बाद बताया गया है कि इसमें जो मंगोल होते थे, यहाँ पे जो मुग़ल लोग हैं, अपने को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। जो मुग़ल साम्राज्य के लोग थे, वो लोग अपने आप को मंगोल या मुग़ल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा रीज़न था उनका, क्योंकि जो चंगेज़ खान थे, उनसे जो जुड़ी स्मृतियाँ थी, उनके काल में क्या हुआ था, सैकड़े व्यक्ति क्या होते थे, जो हज़ारों व्यक्ति थे उस समय, नरसंहार हुआ था, है ना, जो चीज़ें होती, बहुत ज़्यादा लोग क्या किए गए थे, इसमें मारे गए थे। और इनकी स्मृतियाँ थी, इसलिए मुग़लों के जो लोग थे उसे यहाँ पे मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद बताया गया इसमें, यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। और दूसरी तरफ क्या था, मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर क्या करते थे, गर्व करते थे। यानी चंगेज़ खान, यानी इनकी माता क्या थी, चंगेज़ खान का, और इनके पिता क्या थे, इराक, है ना, ईरान या इराक के। तो ये क्या करते थे, मुग़ल सम्राट तैमूर के वंशज यानी ईरान या इराक जो है, अपने पिता की तरफ से उस पर क्या करते थे, बहुत ज़्यादा गर्व अनुभव करते थे, ना कि चंगेज़ खान यानी अपनी माता की तरफ से, उनके वंशज जो हैं उनके तरफ से, ठीक है, अनुभव करते थे। और ज़्यादा इसलिए क्योंकि इस महान जो पूर्वज थे, 1938 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। जो ये महान पूर्वज कौन थे, तैमूर थे। तैमूर क्या किए थे, 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और उन्होंने अपने वंशावली का भी क्या किया था, चित्र बनवाकर प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र भी बनवाया था, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें मुग़ल सैन्य अभियान जो था किस तरीके से रहा है, कैसे रहा है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, मुग़ल जो आपका सैन्य है, प्रथम मुग़ल सैन्य शासक बाबर यानी 1526 से 1530 ने, है ना, 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, यानी जो 1526 से 1530 तक इनका शासन रहा, उसके बाद उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई, ठीक। और जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल कितनी थी, तो 12 वर्ष थी। इसको आप ध्यान देना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उनकी जो उम्र थी कितनी थी, तो 12 वर्ष थी, ठीक।
अब मंगोलों की दूसरी शाखा क्या थी, उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, उसको क्या करना पड़ा था, अपना पैतृक गद्दी छोड़ना पड़ा था। और अनेक वर्ष भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर क्या किया, कब्जा किया। डेट जो भी है, जितना भी है, आप उसको याद रखेंगे। 1504 हुआ, 1526 है, 1530 है ना, ये सब चीज़ों को आप, 1404 है, ये सब डेट को आप याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में उठा के कोई सभी क्या करता है, पूछ लेता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या बताया गया इसमें, वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। ठीक, और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान क्या किया था, 1526 में, अभी आप स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है ना, तो 1526 में दिल्ली के सुल्तान ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था। इसको आप याद रखना। ठीक, ये फैक्ट जो चीज़ें हैं इसको याद रखना आप। 1526 में दिल्ली के जो सुल्तान हैं इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने क्या किया, नियंत्रण में ले लिया, कब्जे में किया। ठीक है, ये मुग़ल फ़ौज है, इसको ध्यान देना आप। उसके बाद इसमें देखो चित्र में बताया गया है, इसमें देखो 16वीं शताब्दी के जो युद्ध में तोप और गोलाबारी का भी क्या किया था, पहली बार इस्तेमाल किया गया था। आप इसमें देख सकते हो फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था, कब, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, अब बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से क्या किया था, बहुत अच्छे से प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। ठीक, ये है। आगे हम देखेंगे इसमें क्या बताया गया, देखो आप मैप देख सकते हो, इसमें अकबर का जो शासन रहा है, कब कब रहा है, कहाँ कहाँ रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए क्या करोगे, आप मैप को अच्छे से रीड करोगे। ठीक है, तो मैप को अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो आपको माइंड में क्या होता है, अच्छे से समझ, मतलब आपको समझ आएगा। और एग्ज़ाम के टाइम में क्या होगा, अगर आप मैप पढ़े हो तो मैप आपके माइंड में घूमता है कि हाँ ये इस जगह पे ये था, इस जगह पे ऐसे सन में था, है ना, तो इसलिए आप क्या करोगे, मैप को अच्छे से रीड करोगे। आगे हम देखेंगे इसमें उत्तराधिकार की मुग़ल जो परंपराएं थी उस समय की किस तरीके से थी। ठीक है, जो मुग़ल परंपराएं क्या थी उस समय, मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मुग़ल क्या करते थे, ज्येष्ठाधिकार के एक नियम होता था और एक क्या होता था, सहदायद होता था, सहदायाद सहदायाद होता था, है ना, एक ज्येष्ठाधिकार, दूसरा सहदायाद। तो क्या करते थे ये मुग़ल, ज्येष्ठाधिकार के नियम पर विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ क्या होता था, पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, ज्येष्ठाधिकार का नियम क्या है इसमें बताया गया, देखो ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। और इसके विपरीत क्या है आपका, उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुग़ल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे। स्टार्टिंग में आप पढ़े हो, माता जी उनकी क्या थी, चंगेज़ खान की वंशज की थी और उनके पिता क्या थे, तैमूर के। ठीक, तैमूर के थे, तो मुग़ल क्या करते थे, तैमूर वंशज को मानते थे। और तैमूर वंशज में क्या था, सहदायाद की मुग़ल और तैमूर वंशज की जो परंपरा थी इसको मानते थे। ठीक है, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। जो उत्तराधिकार का जो विभाजन होता था, क्या करते थे वो, समस्त पुत्रों में करते थे, ना कि ज्येष्ठाधिकार में। ठीक है, इसको आप ध्यान देना। आगे क्या है देखो, इसमें आप ये देख सकते हो राजपूत के साथ जो मुग़लों की शादियाँ थी, इसमें आप देख सकते हो क्या बताया गया, देखो जो जहांगीर की माँ क्या थी, कछवा की राजकुमारी थी। जहांगीर की माँ थी कहाँ की, कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर यानी वर्तमान में क्या आपका जयपुर है, ठीक है, के राजपूत शासक की पुत्री थी। और शाहजहाँ की माँ एक क्या थी, राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी क्या है, जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। ये क्या है, राजपूत के शासक, जो राजपूत के साथ क्या था, मुग़लों की शादियाँ थी। इसको भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद क्या बताया गया है, देखो मुग़लों के अन्य शासकों के साथ क्या संबंध कैसे रहा है। ठीक है, मुग़ल के जो शासक रहे हैं उनके साथ संबंध कैसे रहा है, इसमें बताया गया है मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी मुग़ल के जो लोग, मगर जो मुग़ल के समय में जो लोग थे उनकी सत्ता को जो मानने से इनकार करते थे, क्या किया है उन्होंने, लगातार युद्ध किया है
और जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली है। जब मुगल क्या हुए, स्ट्रांग हो गए, अपना नियंत्रण चारों तरफ क्या किया, मजबूती से बना लिया, तो अन्य शासक भी क्या किए, अपने स्वेच्छा से यानी अपने खुद से, अपने मन से उनकी सत्ता क्या करने लगे, स्वीकार करने लगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती थी, है ना। पहले क्या होता था, उनको जबरदस्ती अपनी जो मुगल परंपराएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनको मनवाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन वो जब अपना नियंत्रण स्थापित किए तो लोग धीरे धीरे खुद ही तैयार हो गए। और राजपूत एक अच्छा उदाहरण है, आप देखे होगे तो, है ना, अकबर में। तो अकबर के साथ कौन थी, जोधाबाई जी थी, ठीक है, जोधाबाई थी। तो उनमें बताया गया है राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, यानी शादियां करके क्या किए थे, उच्च पद प्राप्त किए। परंतु कईयों ने भी विरोध भी किया है ना, यानी कईयों ने शादी किया और वहाँ के क्या किया, उनके पद को माना भी है, और कईयों ने क्या किया है, विरोध भी किया है, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, इसमें बताया गया है मेवाड़ की सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे हैं। यानी जो मेवाड़ के लोग थे, कौन थे, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत क्या किए, लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने के लिए मतलब इनकार करते रहे हैं। परंतु जब वे हार गए तो मुगल ने उनके साथ क्या किया, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, सम्मानी व्यवहार किया, और उन्हें उनकी जागीरें जो वतन थी, वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। यानी जो उनका वतन था तो उसको क्या किया था, उनको वापस कर दिया। पराजित करने परंतु क्या किया, इसने अपमानित न करने के बीच में एक सावधानी बनाए रखी। और इसके बाद क्या किया, अपना एक संतुलन जो एक था बीच में, यानी अपना एक होता है ना संतुलन बनाए रखना, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक संतुलन बनाए रखा। और मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना क्या किया, प्रभाव बढ़ाते गए इसमें, ठीक है। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, क्योंकि सिचुएशन एक जैसे तो होती नहीं है ना। तो इसमें क्या किया था, संतुलन को बनाए रखना क्या था, बहुत ज़्यादा कठिन होता गया। अब मुगलों ने, इसमें बताया गया है, मुगलों ने राजपूतों के साथ क्या किया था, सम्मानी व्यवहार भी किया था, ठीक है। और क्या है ये, मनसबदार और जागीरदार, इसको हम पढ़ेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है मनसबदार और जागीरदार, ये क्या है, देखो इसमें क्या बताया गया। सबसे पहले मनसबदार क्या होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। बिना इस चीज़ को समझे आगे आप कुछ भी पढ़ो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या है मनसबदार क्या होता है। तो मनसबदार वह है जो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह होते हैं, है ना, जो मुगलों की सेवा करते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वो मनसबदार कहलाते थे, ठीक, समझ आया। आगे हम देखते हैं इसमें, जैसे जैसे साम्राज्य में क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को क्या किया, प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया, ठीक है। क्या बताया गया, देखो जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हुए हैं, वैसे वैसे मुगल ने क्या किया, तरह तरह के सामाजिक जो समूह के सदस्य थे, सदस्यों को क्या किया, प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। और शुरू शुरू में क्या होता था, ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूत, मराठों और अन्य समूहों को भी क्या किया, इसमें सम्मिलित करते चले गए हैं, ठीक है। और मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह होते थे वो क्या कहलाए, मनसबदार कहलाए, ठीक है। वही जिसको आपको पहले बताई मैं, मनसबदार कौन होते हैं, जो मुगलों की सेवा में नौकरशाह होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मनसबदार। आगे है इसमें देखो, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, ठीक है। कोई सरकारी हैसियत हो या अथवा पद मिलता था, उन्हें क्या कहा जाता था, मनसबदार। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, ठीक, ये मुगलों द्वारा जो चलाई गई क्या थी, श्रेणी व्यवस्था थी। इसको आप ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्या थी व्यवस्था थी, श्रेणी व्यवस्था थी। फर्स्ट क्या है, पद, सेकंड क्या है, वेतन एवं, और थर्ड आपका क्या है, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। फर्स्ट पद, सेकंड वेतन, थर्ड सैन्य उत्तरदायित्व, ठीक है। उसके बाद बताया गया है
पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। अजात की संख्या जितनी अधिक होती थी और दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी क्या करते थे, उतना ही अधिक होता है। ठीक है। जात की श्रेणियाँ क्या है आप इसमें देख सकते हो। 5,000 जात वाले अभिजातों का और 1,000 जात वाले का अभिजातों से ऊंचा था, है ना। इसमें आप देख लो, साइड में दिया गया है। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो जो साइड में दिया गया रहे उसको आप पढ़ लिया करो। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से दे देता है। ठीक है। आगे क्या है देखो, इसमें जो सैन्य उत्तरदायित्व होते थे मनसबदार को क्या करते थे, सौंपे जाते थे। उन्हीं के अनुसार ही उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए ले जाते थे और अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिक का पंजीकरण करवाते थे। ठीक है। सैनिकों का भी क्या होता था, पंजीकरण होता था। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों के वेतन की देने के लिए धन मिलता था। ठीक है। इतना जो परीक्षण होता है ये सब करने के बाद क्या होता है, उनको वेतन मिलता है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली जो भूमि होती थी उसके रूप में पाते थे। जो मनसबदार होते हैं अपना वेतन क्या करते थे, वे राजस्व एकत्रित करने वाली जो भूमि होती थी उसके रूप में पाते थे, जिन्हें क्या बोला जाता है, जागीर। ठीक, इसको आप ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछा जाता है जागीर क्या है। ठीक, जागीर क्या है पूछा जाएगा तो मनसबदार क्या करते थे, वेतन राजस्व एकत्रित करके भूमि के रूप में पाते थे, उन्हें क्या कहा जाता है, जागीर कहते थे। ठीक, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीर पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। ठीक है। जो इक्ता है, एक मुक्ति है, इन सब को हमने क्या किया है, 3rd चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। इसलिए बार बार बोल रही हूँ, अगर आप 3rd चैप्टर को नहीं पढ़े हो, सबसे पहले उसको अच्छे से रीड करो, उसके बाद क्या करो, आप 4th चैप्टर में आओ, तो क्या होगा, आप समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है। बार बार वही चीज़ को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए आप 3rd चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद बताया गया इसमें उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार होता था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में क्या होते थे, सेवारत रहते थे, यानी वे कार्य करते रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। ठीक है। क्या बताया गया इसमें, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक क्या किया जाता था, आकलन किया जाता था, ताकि इनका जो राजस्व है मनसबदार के वेतन के तकरीबन बना रहे, यानी बराबर रहे। ठीक है। और औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदलते गई है। अब क्या हुआ, प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन में बहुत कम होता था। मनसबदार की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले ही एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। और इन सभी कारणों से क्या हुआ, जागीर की संख्या भी कम होती चली गई और फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व है वसूल कर सकें, है ना, जो राजस्व उसको क्या करें, वसूल कर लें। और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर क्या किया, नियंत्रण नहीं रख पाया। अपने शासनकाल में औरंगजेब ने क्या किया, परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान देंगे। जब्त और जमींदार, इसके बाद हम पढ़ेंगे जब्त और जमींदार क्या है। ठीक है। इसमें बताया गया है, देखो, मुगल की आमदनी का प्रमुख साधन क्या होता था, किसान का उपज होता था। जो मुगल की आमदनी होती थी उसका जो प्रमुख साधन होता था, मुगल का प्रमुख साधन क्या है आमदनी का, किसान होता था। किसानों की उपज से मिलने वाला जो राजस्व यानी कर है वो था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण यानी कुलीनों यानी कि मुखिया, कुलीन यानी क्या है, मुखिया या इस स्थानीय सरदार के माध्यम से राजस्व लेते थे। जो उस समय मुगल थे क्या करते थे, आमदनी का प्रमुख साधन क्या होता था, उनके एरिया में जो किसान थे उनसे वे कर के रूप में लेते थे। और उसके बाद क्या था, अधिकतर स्थान पर किसान ग्रामीण और कुलीन यानी मुखिया जो हैं और ये जो स्थानीय लोग होते थे, जो सरदार थे, उनके माध्यम से वो क्या करते थे, राजस्व लेते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों
या फिर शक्तिशाली सरदार हो। मुगल एक ही शब्द बोलते थे, क्या था? जमींदार। ठीक है, वे एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, क्या था? जमींदार का प्रयोग करते थे। इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, आप इसमें देखो अकबर के बारे में है। अकबर के जो राजस्व मंत्री थे कौन थे? टोडरमल थे। आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अकबर के जो राजस्व मंत्री हैं कौन है, तो पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान देना कौन है? टोडरमल है। टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 1580 के काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार कीमतों पर क्या किया था? कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व को निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी जो प्रांत को राजस्व मंडलों में क्या किया गया? बांट दिया गया और प्रत्येक हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग एक सूची बनाई गई। क्या किया गया? एक सूची बनाई गई और राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जब्त। ये भी आप ध्यान देना। जब्त क्या है, जागीर क्या है, जमींदार क्या है, जात क्या है, ये जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। वेतन एवं जागीर है ना, जात, सैन्य और आपका क्या बताया गया अभी इसमें? जब्त। ये सब चीज़ को आप ध्यान देंगे। इसमें एक एक पॉइंट को लेकर पूछ लिया जाता है इसमें। ठीक है, जब्त कहा जाता था। और क्या है, इस व्यवस्था में उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका भी क्या करते थे? हिसाब रखते थे। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में क्या होता था? संभव नहीं हो पाता था। जो बंगाल है, जो गुजरात है, प्रांत है, उस समय में क्या होता था? संभव नहीं हो पाता था। और कुछ क्षेत्र में जमींदार इतने शक्तिशाली होते थे कि मुगल प्रशासक द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह भी कर सकते थे। कई एरिया क्या था वहाँ पर वो शोषण करते थे, तो वहाँ पे विद्रोह नहीं कर पाते थे। वो एरिया क्या होता था? वहाँ के जो लोग थे उनसे कमज़ोर थे। और कई एरिया क्या होता था, वहाँ पे जो स्थानीय लोग होते थे क्या करते थे? उल्टा हमला कर देते थे यानी विद्रोह करते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह करते थे। ठीक है, एक ही जाति के जो जमींदार होते थे, किसान थे, ठीक है, उन लोग क्या करते थे? मिलकर विद्रोह करते थे। और 17वीं शताब्दी के आखिर में क्या हुआ है? ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को क्या किया था? चुनौती दी थी। जो 17वीं शताब्दी के क्या किया था उस समय में? 17वीं शताब्दी में किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। इसको भी आप अच्छे से देखेंगे थोड़ा। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया है, देखो शाहजहां के राजकाल में एक लघु चित्र भी ब्यौरा दिया गया है जिसमें जहांगीर के समय में भ्रष्टाचार को दिखलाया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? भ्रष्टाचार को दिखलाया गया है। और इसमें फर्स्ट बताया गया है भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, ये रहा आपका। ठीक, और एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए, ये रहा। ठीक, इसमें क्या किया गया? चित्र में बताया गया है। उसके बाद क्या है आपका? अकबरनामा और आईने अकबरी। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? देखो, अकबर ने अपनी करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल का आदेश दिया कि वह उसने शासनकाल का इतिहास लिखे। ठीक, क्या करे? वे इतिहास लिखे। किसने? उनके जो करीबी मित्र थे अबुल फजल को आदेश दिया है। किसने? अकबर ने। और उनके शासनकाल का जो इतिहास लिखे, और अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। कितने जिल्दों में? 3 जिल्दों में लिखा है। और इसका शीर्षक है अकबरनामा। शीर्षक क्या है? अकबरनामा। किसने बोला है और किसने लिखा है? ठीक है, और कितने जिल्दों में रहा है और इसका शीर्षक क्या है? ये फैक्ट चीज़ें हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान देंगे। अब पहली जिल्द में अखबार के पूर्वजों का क्या है इसमें बयान है, और दूसरे अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। ठीक, और तीसरी जिल्द में क्या बताया गया है? देखो, जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का क्या मिलता है? इसमें ब्यौरा मिलता है। ठीक है, और इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का भी विस्तृत रूप से क्या किए हैं? वर्णन किया गया है। और आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है इसमें बताया गया है। और विविध प्रकार की चीज़ों यानी फसलों, पैदावार, कीमतों,
मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी इसमें विवरण है। ठीक, इसमें किसने बोला है, किसको बोला गया है, शीर्षक क्या है, कितने जिल्द में है, ये चीज़ को आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से याद रखेंगे। फर्स्ट क्या है, किसने बोला, अकबर ने। किसको, किसको बोला इसमें, अबुल फजल को। ठीक है, और इसका शीर्षक क्या है, अकबरनामा। और कितने जिल्द में लिखा गया है, 3। ठीक, तीसरे जिल्द क्या है, आईने अकबरी है। इसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक, आप ये चित्र में देख सकते हो, इसमें क्या बताया गया, देखो अबुल फजल ने अकबरनामा लेते हुए अखबार लिए। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव किस तरीके से रहा है, इसको देखेंगे हम। इसमें बताया गया है मेरून शाह, है ना, मेरून शाह ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। ठीक, नूरजहां का खिताब कैसे मिला है, इसको आप देखेंगे। और इसमें बताया गया है नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही हैं और उसको समय समय पर सहयोग देती रहीं। और नूरजहां के सम्मान के जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए हैं और उनमें क्या किया है, स्वयं के खिताब का भी उत्कृष्ट वर्णन भी किए हैं। और दूसरी ओर क्या है, इसमें एक वाक्य रानी बेगम ने नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है। ठीक, अब बाईं ओर दिया गया है दस्तावेज नूरजहां द्वारा क्या किया गया है, इसको जारी किया गया है। एक क्या है, ये आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है कि उद्दात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश है ये। ठीक, और इसमें राउंड में दिया गया है क्या है, ये मोहर का ये अनुसार, मोहर के अनुसार क्या है, इसमें शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसे प्रभावशाली बन गई हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। ये शायद ही पूछे इसमें, लेकिन हाँ ये जहांगीर जो इसमें क्या बताया गया, नूरजहां जो खिताब है इसको कैसे मिला है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक, अब कब सन क्या है, ये 1611, इसको भी आप ध्यान देंगे। उसके बाद क्या है, इसमें बताया गया है शुला ए कुल क्या है, इसको अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप देख लो। इसमें क्या है, देखो अकबर की शुला ए कुल की नीति का क्या है, उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार का वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों को, सभी धर्मों के अनुयायियों की एक ही जगह है, इसलिए इसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी। ठीक है, अब विरोधी जो धर्म थे, अनुयायी होते थे, तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों का क्या करते थे, जगह थी यहाँ पे। और यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद होता था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में क्या करते थे, प्रार्थना करते थे उस समय। और उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति, सुलह ए कुल के सिद्धांत का क्या किया था, पालन किया था। इसको आप एक नज़र में थोड़ा देख लेंगे, अगर पूछा जाएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। ठीक, 17वीं शताब्दी और उसके बाद क्या बताया गया है, मुगल साम्राज्य। इसको हम देखेंगे। मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। ठीक है, इसमें बताया गया है जो मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक की जो कुशलता से कार्य करते थे, वहाँ पे उनका जो शासन व्यवस्था था, उसके क्या हुआ, उसके कारण आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि हुई है। ठीक है, उसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ। और विदेशी यात्रियों ने ऐसा वैसा धनी देश बताया। ठीक है, जो विदेशी यात्री थे इसे वैसा देश बताया जैसे धनी देश बताया। ठीक है, जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है कि यहाँ यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल यानी 8,000 में से 445 ही थे। और कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या कितनी थी, 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। सोच सकते हो आप इसमें, है ना, कितना दिया जाता था, 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर क्या करते थे, लगाते थे।
और इस खर्च से शिल्पकार किसान को क्या होता था, बहुत ज़्यादा लाभ होता था। चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का इतना भार होता था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। और इसमें बताया गया है, इनमें जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही क्या करते थे, पेट भर पाते थे, और वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने के लिए सोचते थे। ठीक है, जो गरीब थे क्या करते थे, वे अतिरिक्त साधनों में, औजार तथा अन्य वस्तुओं में निवेश करने के लिए वे सोचते थे। और ऐसी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकार के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा क्या करते थे, बहुत ज़्यादा लाभ उठाते थे। ठीक है, अब मुगल के जो कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक क्या हुए, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुए, अत्यधिक क्या हुए, शक्तिशाली हो गए। और जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता का पतन होता गया, यानी पतन की ओर बढ़ते गया, और वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता की शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। यानी जैसे कोई भी शासक हो, उसका अगर सरकार धीरे धीरे अगर डाउन होते जाता है, तो जो मुगल सम्राट की सत्ता है ना, इसमें वही बताया गया है, मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, तो विभिन्न क्षेत्र में जो सम्राट होते थे, जो उस टाइम तो शासक मेन मुगल है तो उनके अंडर में होते थे, लेकिन जैसे वो खुद पतन में जा रहे हैं, है ना, उनका पतन हो रहा है, तो जो क्षेत्र के सम्राट होते थे, राजा होते थे, वह स्वयं ही सत्ता को अपने शक्तिशाली केंद्र बनने लगे थे। ठीक है, और इनमें क्या हुआ, कुछ नए वंशज स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यानी जो मुगल साम्राज्य था मेन, उनका नियंत्रण क्या हुआ, कमजोर होते गया, यानी खत्म होते गया। उसके बाद जो अन्य क्षेत्रों के जो राजा थे, उन लोग वो लोग क्या हुए, उभरते गए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अपना सत्ता स्थापित करने लगे, और वो उन्होंने क्या किया, अपना विस्तार प्रारंभ किया। वैसे ही बताया गया, इसमें दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। तथापि क्या बताया गया, इसमें 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। ठीक, यानी जो मुगल थे जब कमज़ोर होते गया, तो उसके बाद जो क्षेत्र के सम्राट थे, कई लोग थे, उन्होंने अपना विस्तार किया और अपना अपना क्या किया, इसमें राज्य बढ़ाते गए हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर 4 था जिसको कंप्लीट किए। ठीक, इसके बाद क्या है, आपका क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और बनाएंगे, और जो डाउट होगा आप इसको पूछेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका चैप्टर 5, और जो डाउट होगा आप इसको पूछना। ठीक है, ओके, थैंक यू।